अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे। इंशाल्लाह आपके लिए ये मुफीद साबित होंगे। चलो देखते हैं इसमें पहले नंबर वाला क्या है। सबसे पहले नंबर पे लिखा है आपके पास, एक मिनट मुझे इसको ठीक करने दो। ओके, सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है आपके पास कि ये एमसीक्यूज़ नंबर 1 है, ये वाला चैप्टर फर्स्ट मेजरमेंट। इस चैप्टर से लेके ये एमसीक्यूज़ हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ में है, विच वन इज़ नॉट अ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंसेज। फिजिकल साइंसेज का कौन सा इसमें ब्रांच नहीं है? केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंसेज। एस्ट्रोनॉमी है, ये भी फिजिकल साइंसेज का ब्रांच है। जियोलॉजी भी फिजिकल साइंस है क्योंकि हम ज़मीन के बारे में इसमें मुताला करते हैं। लास्ट वन पे डी बायोलॉजी है। सो बायोलॉजी इज़ नॉट द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंसेज, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बायोलॉजी है। ओके, एमसीक्यूज नंबर 2 है, द डायमेंशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी इज़ द सेम एज दैट ऑफ, के एनर्जी का डायमेंशन किसके बराबर होता है, किसके जैसा होता है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रेशर, दूसरा है फोर्स, वेलोसिटी स्क्वायर एंड एक्सेलरेशन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो प्रेशर है। प्रेशर का जो डायमेंशन होता है वो सेम होता है जो एनर्जी का डायमेंशन होता है। नंबर 3 पे है कि विच प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी चेंज बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। सॉलिड की कौन सी वो प्रॉपर्टी है जिसको हम फोर्स लगाने से चेंज नहीं कर सकते? लेंथ है। सॉलिड ये लेंथ है, लेंथ अगर किसी ऑब्जेक्ट का फोर्स लगाओ तो उसका लेंथ चेंज हो सकता है। मास है, मास को हम चेंज नहीं कर सकते हैं फोर्स लगाने से, क्योंकि अगर एक ऑब्जेक्ट का कोई सॉलिड फॉर्म है आपके पास जिसका मास 5 kg है, अगर उस पर आप जितने भी फोर्स लगाओ आप उसके मास को कुछ नहीं कर सकते हैं। मास बराबर होता है एरिया है, एरिया चेंज हो सकता है और उसका स्पीड भी चेंज हो सकता है फोर्स लगाने से। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो मास है। मास एक ऐसी प्रॉपर्टी है, मास क्या चीज़ है? मास सॉलिड की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिस पे अगर आप फोर्स लगाओ तो वो चेंज नहीं हो सकते, बाकी सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। नंबर 4 है, फॉर व्हाट फिजिकल क्वांटिटी इज़ द पास्कल अ यूनिट। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट पास्कल है? सबसे पहले नंबर पे स्ट्रेस है, प्रेशर है या मॉडुलस है, एंड ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि इन सब का इसकी जो फिजिकल इसका जो यूनिट है, फिजिकल यूनिट जो है, फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट है वो हमारे पास पास्कल होता है। स्ट्रेस का भी होता है, प्रेशर का भी होता है या मॉड्यूलस का भी होता है। तो आपने करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है ऑल ऑफ दीज। नंबर 5 की तरफ देख लीजिए, इन साइंटिफिक नोटेशन नंबर आर एक्सप्रेस्ड इन। साइंटिफिक नोटेशन में हम नंबर को किस तरह एक्सप्रेस करते हैं? तो देख लिए यहाँ पर लास्ट ऑप्शन से स्टार्ट कर लेते हैं। डेसिमल में, डेसिमल में तो नहीं करते, रेसिप्रोकल है ये भी नहीं होता है, पावर ऑफ 2, पावर ऑफ 2 नहीं होता है, हमारे पास पावर ऑफ 10 होता है। अगर आपके पास एक नंबर लिखा है 0.00006 है तो आप इसको लिख देंगे 6 × 10 raised to the power 6। तो हम साइंटिफिक नोटेशन में क्या करते हैं, एक नंबर को 10 के पावर में लिखते हैं। नंबर 6 है 1024 कैन बी रिटन इन द साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में इसको किस तरह लिख सकते हैं? नंबर 1 है 1.024 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to the power 3। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। पहले ऑप्शन को देख के आपको पता चल जाएगा क्योंकि ये ऑप्शन 10 के पावर में लिखा हुआ है, एंड यू कैन आल्सो वेरीफाई दैट। ओके, नंबर 7 लिखा है प्रीफिक्स डेका रिप्रेजेंट। डेका किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? अगर 10 का पावर 1 हमारे पास होता है, इट रिप्रेजेंट डेका। द एरर इन मेजरमेंट में अकर ड्यू टू, मेजरमेंट का मेजरमेंट में जो एरर होता है वो किसकी वजह से होता है? इन एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन, द फॉल्टी अपरेटस एंड इनअप्रोप्रिएट मेथड। अगला ऑप्शन हम देखते हैं कि वो क्या चीज़ है। वो आपके पास है ड्यू टू ऑल रीज़न इन ABC। देखिए, अगर आप एक एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इसमें एरर कई वजूहत की वजह से आ सकते हैं। इंसान की गलती की वजह से भी हो सकते हैं, जो ऑपरेटर्स आप यूज़ करते हैं उसकी वजह से भी हो सकते हैं, और भी उसके बड़े रीज़न होते हैं कि उसकी वजह से आपके पास एरर आ सकता है। तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 9 है द अनसर्टिनिटी इन मेजरमेंट में अकर ड्यू टू। अनसर्टिनिटी मेजरमेंट में किस चीज़ की वजह से होता है? तो अब देख लीजिए, फर्स्ट वन में क्या लिखा है, लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। बाज़ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जो लिमिटेड होते हैं हमारे पास है, उस पर आप किसी ख़ास मकदार तक मेजरमेंट कर सकते हैं। लाइक आपके पास स्क्रू गाज हैं तो उसका लीस्ट काउंट आपके पास 0.1 मिलीमीटर होता है, सॉरी 1 ईयर के लिए पर का।
तो उससे कम इस पर मेजरमेंट करोगे तो आपके पास एरर ज़्यादा आ जाएगा, अनसर्टेनिटी आ जाएगी। दूसरा है नेचुरल वेरिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसकी वजह से भी हो सकता है इंडिपेंडेंट इनएडिक्वेट ऑफ टेक्निक। तो इन सब की वजह से क्या होता है, हमारे पास अनसर्टेनिटी हो सकती है। नंबर 10 पे लिखा है रैंडम एरर कैन बी रिड्यूस बाय। रैंडम एरर को हम किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं? फर्स्ट क्या लिखा है, टेकिंग जीरो करेक्शन, कंपेयरिंग द इंस्ट्रूमेंट विद अनदर मोर एक्यूरेट वन एंड टेकिंग मीन ऑफ सेवरल मेजरमेंट। देखिए जो लास्ट वाला ऑप्शन है कि टेकिंग मीन ऑफ नहीं, लास्ट वाला ऑप्शन नहीं, लास्ट से जो सेकंड लास्ट है, टेकिंग मीन ऑफ सेवरल मेजरमेंट। आप कई एक से ज़्यादा मेजरमेंट कर ले, फिर उनका मीन ले ले, तो जो मीन का जवाब आएगा वो आपके एक्यूरेट आंसर के बहुत ज़्यादा करीब होगा, उसमें एरर कम होगा। तो आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं। यानी रैंडम एरर का मतलब ये है कि आप एक एक्सपेरिमेंट बार बार कर रहे हैं तो इसमें कुछ एरर आते हैं, और हर एक्सपेरिमेंट में मुख्तलिफ़ किस्म के एरर आते हैं, एक से कभी ज़्यादा आ जाता है, कभी कम आ जाता है। तो अगर आपको चाहिए कि मेरा एरर सबसे कम हो, तो आप सारे एक्सपेरिमेंट जितने आपने किए हैं उनका जो आंसर आता है उनको आप ऐड कर ले, और जितने आपके एक्सपेरिमेंट है उस पर डिवाइड कर लिए, मीन निकाल दे। तो इससे अब क्या हो जाएगा, आपका जो रैंडम एरर है वो रिड्यूस हो जाएगा। ओके, नंबर 11 पे क्या लिखा है कि इन एनी मेजरमेंट द सिग्निफिकेंट फिगर और सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, ऑल एक्यूरेटली नॉन एंड ऑल डाउटफुल डिजिट। तो ये इसका नहीं, ये नहीं है, ओनली एक्यूरेटली नाउन डिजिट, ओनली डाउटफुल डिजिट, और लिखा ऑल एक्यूरेटली नाउन डिजिट एंड ऑल द फर्स्ट डाउटफुल। तो लास्ट वाला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट है, ऑल एक्यूरेटली नाउन डिजिट एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। ये हमारे पास क्या होता है, ये होता है सिग्निफिकेंट फिगर। ऑल द एक्यूरेटली नॉन डिजिट एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, ठीक है, ये हो गया। नंबर 12 पे चले जाए, अ डिजिट जीरो एंड अ मेजरमेंट। जो मेजरमेंट में जो जीरो होते हैं उसके मुताबिक के बारे में क्या ख्याल है? तो कहते हैं कि मे बी सिग्निफिकेंट, मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, एंड ऑलवेज सिग्निफिकेंट, ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट ओनली इफ लेफ्ट टू अ सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये हो सकते हैं कि जो ज़ीरो होता है वो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। एक अगर वो लेफ्ट साइड पे आ जाए नंबर के तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है, नंबर के बाद में आ जाए, राइट साइड पे आ जाए, या नंबर के दरमियान ज़ीरो आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट कंसिडर होता है। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 0.0134। तो इसमें कितना है, इसमें 3 है, क्योंकि जो पहले 2 ज़ीरो हैं वो नंबर के लेफ्ट साइड पे हैं, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। तो 1 से 1/3 जो है ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर है। तो 3 इसका करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 14, स्मॉलर द लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मोर इज़ द इंस्ट्रूमेंट। अगर आप लीस्ट काउंट स्मॉल करोगे तो फिर क्या होगा, उसके मेजरमेंट पे क्या असर होते हैं? तो फर्स्ट है एक्यूरेट होते हैं, प्रिसाइज होते हैं, एक्यूरेट एंड प्रिसाइज एंड नन ऑफ दीज, तो वो प्रिसाइज हो जाता है। ओके, नंबर 15 क्या कहना है, विच सिस्टम ऑफ द यूनिट्स एंड अ कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट इज मैकेनिक्स। इसमें मैकेनिक्स कौन से हैं? CGS सिस्टम, MKS और FPS एंड ऑल ऑफ दिस, क्योंकि सारे जो हमारे पास हैं ये कोहेरेंट सिस्टम के हैं। तो 16 हमारे पास क्या है, ML-1 T⁻², यानी 1/T² के ही ये बराबर होता है एज द डायमेंशन। ये किस चीज़ का डायमेंशन है? नंबर 1 पे लिखा है फोर्स, और फिर प्रेशर है, मोमेंटम है, एनर्जी है। तो प्रेशर है क्योंकि वो हमारे पास होता है मास पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो ये क्या हो जाता है आपके पास, ये उसका डायमेंशन है प्रेशर का। नंबर 17 आपको क्या कह रहा है, डायमेंशनल एनालिसिस इज़ हेल्पफुल फॉर। डायमेंशनल एनालिसिस जो है वो किस चीज़ के लिए हमारे पास मददगार साबित होता है? डिराइविंग अ पॉसिबल फार्मूला, चेकिंग द होमोजेनियस ऑफ फिजिकल इक्वेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ द लॉ, ओनली ए एंड बी आर करेक्ट। तो ए और बी दोनों इसमें करेक्ट हैं। क्यों है? क्योंकि जो डायमेंशनल एनालिसिस होता है वो हमारे पास मददगार साबित होता है अगर हम कोई पॉसिबल फार्मूला डिराइव करना चाहते हैं, या होमोजेनिटी चेक करने का मतलब ये होता है कि आप इसमें ये चेक करते हैं कि एक वेरिएबल जो है वो दूसरे पर कितना डिपेंडेंट है और कितना इंडिपेंडेंट है। इस चीज़ की हम इस्तेमाल करते हैं। विच इक्वेशन इज नॉट डायमेंशनली करेक्ट? कौन सा इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं है? पहला लिखा E = mc², बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। VF = VI + AT, ये भी ठीक लिखा हुआ है। S = VT², ये गलत लिखा है, इसमें कुछ गलती हैं। S = 1/2 of AT², ये भी ठीक लिखा हुआ है। तो S = VT² जो है ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। नंबर 19 आपको क्या कह रहा है, इस यूनिट ऑफ
कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का इसका यूनिट क्या होता है, तो वो होता है किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड होता है। तो इसमें कौन सा वाला है, सेकंड वन इज द करेक्ट, केजी मीटर इनवर्स एंड सेकंड इनवर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहे हैं, 3 स्टूडेंट मेजर लेंथ ऑफ नीडल विद मीटर रॉड एंड रिकॉर्डेड एज, 3 स्टूडेंट हैं, उन्होंने मीटर एक नीडल है उसके लेंथ को मेजर किया है विद द हेल्प ऑफ मीटर रॉड, और उनके जो रिजल्ट है वो इस तरह है 0.1245 मीटर, 0.21 मीटर, लास्ट वन लिखा है 0.214, विच वन इज अ करेक्ट रिकॉर्ड, कौन सा इसमें करेक्ट रिकॉर्ड है। तो जो हमारे पास 3 है, ये कह रहे हैं ये करेक्ट है, लेकिन इसका मुझे नहीं पता कि ये करेक्ट क्यों है, बाकी क्यों गलत है। सो इसको आप चेक कर लें। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, 1 लाइट ईयर किस चीज़ के बराबर होता है, वो होता है 9.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁵ मीटर के बराबर होता है। ठीक है जी। नंबर 22 आपको क्या करें, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट डिपेंड्स अपॉन, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है वो किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं। अगर आपके पास स्क्रू गाज हो, या आपके पास वर्नियर कैलिपर हो, या आपके पास इस तरह के और कई इंस्ट्रूमेंट हैं, तो उसका जो इसकी जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है वो डिपेंड करती है उस ऑब्जेक्ट के लीस्ट काउंट के, उस लीस्ट काउंट पे डिपेंड करती हैं कि कितना उसका जवाब करेक्ट आएगा, कितना सीधा आएगा, कितना गलत आएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट पेज की तरफ चले जाते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या लिखा है हमारे पास कि द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन लेंथ ऑफ अ बार 9800 मीटर। तो देखिए 9 भी हमारे पास नॉन, ये एक डिजिट है, 0 के अलावा कुछ और हैं, 8 भी हैं, और जो 2 0 आए हैं ये हमारे पास राइट साइड पे हैं, तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे वो 4 हो जाएंगे, 9800, 4 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है। अ वायर व्हेन heated shows is 2% increase in length, the increase in cross section area। तो देखिए 2% अगर आप किसी वायर को हीट दे, वायर व्हेन हीटेड, एक वायर है जिसको आपने हीट दिया, वो उसका लेंथ 2% इंक्रीज हो गया, तो उसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगी वो उसकी डबल इंक्रीज होगी, यानी 4% इंक्रीज हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेथड ऑफ प्रीफिक्सेस। तो कौन सा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इसमें जो 1000 म्यू लिखा है दिस वन इज नॉट द करेक्ट, बाकी जितने भी हैं ये हमारे पास करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है किस चीज़ के, प्रीफिक्सेस के। ठीक है जी, अगले चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज हैं, इसमें क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये चैप्टर है वेक्टर इन इक्विलिब्रियम के। क्या लिखा है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या होता है, एक्स वाई प्लेन होते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट जो होते हैं, और साथ में हम एक वेक्टर को इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। यानी एक आपके पास एक्स एक्सिस होता है, एक इस तरह होता है आपके पास, एक एक्स एक्सिस हो जाता है पिन। ठीक है, ये एक्स एक्स वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। यहाँ पर अगर आपके पास वेक्टर होते हैं आप उसको मिला देते हैं और यहाँ से फिर क्या कर लेते हैं, एक प्रोजेक्शन ड्रा कर लेते हैं, तो आपके पास रेक्टेंगल बन जाता है। तो इस वजह से इसको हम कार्टेशियन प्लेन भी कह सकते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, सॉरी। द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इन स्पेस इज स्पेसिफाइड बाय, एक वेक्टर के डायरेक्शन को हम किस तरह स्पेस में अगर हो, तो देखिए अगर वो प्लेन पे होता है, तो अगर हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो तो वहाँ पर 2 एंगल के ज़रिए हम इसको करते हैं, लेकिन अगर स्पेस की बात करोगे तो वहाँ पर आपके पास एक्स एक्सिस भी हो जाता है, वाई एक्सिस भी हो जाता है, यानी इस तरह आपके पास क्या होता है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और जी एक्सिस होता है, तो 3 एंगल पर डिपेंड करता है वो। इट कैन बी स्पेसिफाइड बाय 3 एंगल्स। एडिशन ऑफ वेक्टर ओबे, कौन सा लॉ एडिशन ऑफ वेक्टर को ओबे करता है, कम्यूटेटिव लॉ ओबे करता है, बिल्कुल ओबे कर लेता है। अगर आपके पास 2 वेक्टर हो तो उसमें हम ये कहते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। नेक्स्ट अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो तो उसको भी सेटिस्फाइड करता है, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। एसोसिएटिव लॉ भी वेक्टर एडिशन हमारे पास सेटिस्फाइड करता है। तो ऑल ऑफ दीज आर द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 4 says which of the following statement is correct about force and velocity। फोर्स और वेलोसिटी के बारे में कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। क्या कहते हैं कि फोर्स एंड वेलोसिटी बोथ आर वेक्टर, नहीं,
वेलोसिटी हमारे पास क्या चीज़ है, वेलोसिटी हमारे पास फोर्स और वेक्टर दोनों हमारे पास स्केलर नहीं है, ये वेक्टर है। दूसरे में क्या कहते हैं, फोर्स एंड वेलोसिटी बोथ आर वेक्टर, तो दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। फोर्स भी हमारे पास वेक्टर है और वेलोसिटी भी हमारे पास वेक्टर है, सो फोर्स एंड वेलोसिटी बोथ आर वेक्टर। ठीक है जी। नंबर 5 क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर एन इज अलोंग, यूनिट वेक्टर एन जो होता है ये जो हमारे पास होता है ये एक्स एक्सिस पे नहीं होता है, नॉर्मल ऑन सरफेस, ये ठीक होता है, एक्स वाई एक्सिस भी नहीं होता है, जी एक्सिस भी नहीं होते, क्योंकि अगर हम स्पेस की बात करें, इन वेक्टर की बात करें, तो हम इन वेक्टर से हमारा मतलब स्पेस सरफेस होता है। ठीक है जी। और वो सरफेस आई थिंक सो स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। खास थीटा आई प्लस साइन थीटा जे एज इट्स अ वेक्टर, हाँ ये वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन। पहला वाला क्या लिखे हैं, वेक्टर लिखे हैं, पोजीशन वेक्टर लिख रहे हैं, वेक्टर इन द डायरेक्शन एट एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, a vector the unit vector in the direction at angle theta with x axis, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन, हाँ ये यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा हमारे पास। ठीक है जी। नंबर 7 है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हमारे पास कितने हो सकते हैं, वो हमारे पास 3 हो सकते हैं, 1 2 और 3, हाँ 3 होते हैं। एक हमारे पास एक्स एक्सिस के अलांग हो जाते हैं, दूसरा वाई एक्सिस के अलांग और तीसरा उनका रिजल्टेंट हो जाते हैं, तो वो 3 ही हो सकते हैं। ठीक है जी। द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर में बी, वेक्टर के कंपोनेंट कितने हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, आप उसके साथ कोई भी मल्टीपल कर लो तो वो उसके कंपोनेंट बनते जाएंगे, तो वो इनफाइनाइट हो सकते हैं। which one is not correct for a vector a is equal to under root of 2 iota plus under root of 2 j as direction theta is equal to 45 with the x axis, नहीं ये तो इसके लिए करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है जी। हैज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड हाँ इसका है, ये भी ठीक है। हैज मैग्नीट्यूड 2 एंड डायरेक्शन थीटा इज इक्वल टू 45 विद वाई एक्सिस, ये तो एक वाली ही बात कर रहे हैं, तो ये भी इसके लिए करेक्ट है। हैज मैग्नीट्यूड 2, इसका मैग्नीट्यूड 2 नहीं हो सकता है, क्योंकि अंडर रूट 2 स्क्वायर, हाँ इसका मैग्नीट्यूड 2 नहीं होगा, ये गलत ऑप्शन है। ठीक है जी। यानी इसमें करेक्ट ही है वाला नहीं है। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि कौन सा करेक्ट नहीं है, तो लास्ट वन इज नॉट द करेक्ट। नंबर 10 आपको कह रहे हैं द रिजल्ट ऑफ टू फोर्सेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज आल्सो इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेज, द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेज इज, तो वहाँ पर क्या होता है, एंगल हमारे पास 120 डिग्री होता है। व्हाट इज द एंगल दैट द गिवन वेक्टर मेक विद वाई एक्सिस ए इज इक्वल टू 2i, ये अगर आपने फाइंड कर देना है तो आप इसके लिए कर ले tan इनवर्स ऑफ y डिवाइडेड बाई x, तो इससे कोई जवाब आपके पास आ जाएगा, यू कैन इजीली फाइंड इट। नंबर 12 की तरफ देख ले, क्या कह रहे हैं कि इन विच क्वाड्रेंट द टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हैव द सेम साइन, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के सेम साइन किस पे होते हैं, फर्स्ट जो क्वाड्रेंट हमारे पास होता है उसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है, थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं, फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव होते हैं, तो दोनों के सेम साइन किस पे हो गए, ये हमारे पास फर्स्ट और थर्ड में हो जाते हैं। टू वेक्टर ए एंड बी आर मेकिंग एंगल थीटा with each other, the scalar projection of vector b on vector a is written by, b on a होता है तो वो हमारे पास a डॉट b a होते हैं, अगर b on a हो तो वो b डॉट a डिवाइडेड बाई b हो जाता है, तो a डॉट b डिवाइडेड बाई a इज द करेक्ट ऑप्शन। टू वेक्टर और एक वेक्टर है 3i प्लस 2j माइनस के एंड दूसरा वेक्टर है 3i माइनस 2j प्लस के, देन b इज एंटीपैरेलल टू a, हाँ b एंटीपैरेलल होगा a को, बिल्कुल ऐसे ही होगा। ये जो माइनस साइन है इसमें, इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि ये एक दूसरे को एंटीपैरेलल होते हैं। ठीक है जी। आर्क ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म बाय वेक्टर आई एंड 1 माइनस जे आई माइनस जे एज, तो ये कौन सा होता है, दोनों ये इन्होंने 1 डिवाइडेड बाई 2 लिखे, पता नहीं इन्होंने किस तरह फाइंड किया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, कौन सा स्केलर क्वांटिटी है, द ब्रेकिंग फोर्स नीडेड टू स्टॉप द कार, दूसरा क्या ऑप्शन है, दूसरा देखते हैं, ये पूछ रहे हैं हमसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो अगर आप ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये वेक्टर क्वांटिटी, ये स्केलर नहीं है। द हीट नीडेड टू बॉयल सम वाटर, अगर आपने पानी बॉयल करना है
तो इसके लिए जो आपको हीट चाहिए होता है, इसमें जो फोर्स लगता है, इसके लिए आप इसमें आपको डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। बाकी द एफर्ट नीडेड टू हैमर नेल इनटू वुड, अगर एक बंदा कोई नील आपके पास कोई चीज़ें, क्या चीज़ें उसके पास नेल हैं, अगर वो उसको किसी लकड़ी में घुसाना चाहता है तो उस पे जो फोर्स वो अप्लाई करते हैं तो वो डाउनवर्ड होता है। वो वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास वो तरफ नीडेड टू लिफ्ट अ रॉकेट ऑफ द ग्राउंड। अगर एक रॉकेट को ग्राउंड से ऊपर की तरफ उठाना है आपने, तो इसके लिए भी आपको फोर्स की ज़रूरत होगी, डायरेक्शन की ज़रूरत सॉरी होगी। तो ये जितने भी हैं इस ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें सिर्फ एक ही स्केलर क्वांटिटी है जो कि है द हीट नीडेड टू बॉयल सम वाटर, ओके, विच इज़ नॉट अ करेक्ट रिलेशन। कौन सा करेक्ट रिलेशन नहीं है? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, हाँ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। वैसे ये भी इसी तरह नहीं होता है, ये भी करेक्ट नहीं है मेरे ख्याल में। इसमें होता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस टाइम बी क्रॉस ए। बाकी तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव टाइम बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ये ठीक है हमारे पास। बी क्रॉस ए इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, डायरेक्शन चेंज हो जाता है तो माइनस इन आ जाएगा। लेकिन इसमें से करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए फर्स्ट वन, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्योंकि ये वाला रिलेशन जो है ये करेक्ट नहीं है। जो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट होता है वो ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं, ठीक है ये इन्होंने सही लिखा है, इन्होंने लिखा है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, दिस वन इज गुड। नेक्स्ट में जो लेके हैं जो मैग्नीट्यूड लिया है तो मैग्नीट्यूड लेके वो दोनों फिर बराबर होंगे, तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है हमारे पास। आउट ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फोर्स द रिजल्टेंट ऑफ विच ट्रिपलेट कैन नॉट बी ज़ीरो। कौन सा ज़ीरो नहीं हो सकता है? 10 10 और 10 हैं तो ये ज़ीरो हो सकता है। कितना, अच्छा ठीक है, 10 10 और 20 हैं ये भी ज़ीरो हो सकते हैं। 10 20 और 40 ये ज़ीरो नहीं हो सकते हमारे पास। 10 20 20 जो है ये भी ज़ीरो हो सकता है क्योंकि इसमें से कुछ सेम हैं। तो 10 20 और 40 जो है ये हमारे पास कभी ज़ीरो नहीं हो सकती है। If east, west, north, south, up and down are representing the direction of a unit vector, then the east x south has direction along, तो जो साउथ की तरफ होगा वो हमारे पास डाउनवर्ड आएगा। ठीक है जी। नल वेक्टर इज अ वेक्टर विच हैज, कौन सा वेक्टर होता है? क्या लिखा है? जीरो मैग्नीट्यूड, ये बात ठीक लिखी है उन्होंने। अगले में क्या कहते हैं? नो स्पेसिफाइड डायरेक्शन, नहीं जी ये गलत है। हाँ ये ठीक है क्योंकि जो नल वेक्टर हमारे पास होता है उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो ये वाला ऑप्शन भी ठीक है, बी वाला भी ठीक है। अगले में क्या कहते हैं? बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, हाँ ये वाला ठीक है। बोथ ए एंड बी आर नॉट करेक्ट, तो इसमें से सी जो ऑप्शन है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, क्योंकि जो हमारे पास नल वेक्टर होता है उसका कोई डायरेक्शन भी नहीं होता है और साथ में वो उसका कोई उसका जीरो मैग्नीट्यूड होता है, तो दोनों इसमें ठीक होगा। विच वन इज अ यूनिट वेक्टर? इसमें यूनिट वेक्टर कौन सा है? क्या कहते हैं कि अंडर रूट ऑफ 3 + 3j + 3k, ये यूनिट वेक्टर नहीं हो सकता। 1/3 i 1/3j और 1/3k। और दूसरा कौन सा है? अंडर रूट ऑफ 3/3। हाँ ये ज़ीरो हो सकता है यूनिट वेक्टर। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करें फिर उस वेक्टर पर उसको डिवाइड कर ले तो ये आपको यूनिट वेक्टर देगा। तो बी और सी दोनों इसमें से ठीक है। 22 क्या कह रहा है कि एंगल बिटवीन ए इज इक्वल टू आई एंड बी इज इक्वल टू आई माइनस जे एज। तो ये आप इसको अगर एंगल फाइंड करना चाहते हैं तो tan इनवर्स ऑफ आई डिवाइडेड बाई एक्स कर ले, आपके पास जवाब 45 आ जाएगा। यू कैन आल्सो चेक इट। द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन देम, द एंगल बिटवीन देम। जब मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है तो उसमें एंगल हमारे पास 45 डिग्री के बराबर होता है, ये याद रखिए। एन एरोप्लेन फ्लाइज 400 मीटर ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ की जानब से 400 मीटर चला गया, एंड देन फ्लाइज 300 मीटर साउथ एंड देन फ्लाइज 1200 मीटर। द नेट डिस्प्लेसमेंट इज, अगर आपको नेट डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको ड्रा कर लें नॉर्थ साउथ और ईस्ट की तरफ, तो इसमें लास्ट में रिजल्टेंट ड्रा कर ले तो इससे कोई जवाब आ जाएगा। इन्होंने कहा 1200 मीटर है तो ये आ जाएगा इंशाल्लाह इसे। अ वेक्टर कंटेन मोर इन्फॉर्मेशन देन अ स्केलर, व्हाट इज दिस? वेक्टर जो होता है वो क्या होता है?
वेक्टर का स्केलर का भी मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर का भी होता है, लेकिन वेक्टर में एक्स्ट्रा चीज़ क्या होते हैं कि वो हमें डायरेक्शन भी बताते हैं, तो इसमें डायरेक्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी, ये हमारे पास कुछ एमसीक्यूज थे जो हमने कर लिए, और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम यूनिट नंबर 3 फिज़िक्स का और इंशाल्लाह 4 वो भी कवर कर लेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगहबान।